द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ इंडिया से शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऋषि भारद्वाज, और आज हम बात करने जा रहे हैं पहली इंडिया पाकिस्तान जंग जो अक्टूबर 1947 में शुरू हुई। उस वक्त तो ये कश्मीर तक महदूद थी, तो फिर बाद में जब कश्मीर ने एक्सेशन की इंडिया के साथ, तो इंडियन ट्रूप्स वर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस। जी ऋषि, क्या कहेंगे आप? किस तरह से ये जंग शुरू हुई और किस तरह से खत्म हुई, और इसका क्या रिजल्ट निकला? देखिए कश्मीर के बैकग्राउंड के बारे में जानना पड़ेगा इसके लिए हमें। कश्मीर कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री, और वो 19th सेंचुरी में ही एक सिंगल आइडेंटिटी बना है, जबकि जम्मू, कश्मीर वैली एंड लद्दाख, ये इनको जो है महाराजा रणजीत सिंह ने एक किया। तब जो है ये जम्मू एंड कश्मीर नाम की एंटिटी वजूद में आई, और उसके बाद फिर जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर एक प्रिंसली स्टेट बना अंडर द नॉमिनल रूल ऑफ डोगरा किंग्स ऑफ जम्मू। तो ये डोगरा किंग्स ऑफ जम्मू इनके रूल में था, एंड अंडर देयर नॉमिनल रूल। और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हेविली डोमिनेटेड बाय डोगराज ऑफ जम्मू। तो हिंदूज, जम्मू के जो हिंदूज थे वो डोमिनेट करते थे इस डोगरा किंगडम को, और कश्मीरीज का काफी कम जो है उसमें रिप्रेजेंटेशन था। तो कश्मीरीज को इसके अगेंस्ट जो है ग्रीवेंसेस थे काफी, और काफी टाइम से थे। इसीलिए जो है शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जो कि बाद में, जिसको फिर जवाहरलाल नेहरू के कहने पे उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका नाम रखा गया, ये दिखाने के लिए कि एक सेक्युलर पार्टी है। गो कि जब इसकी फाउंडेशन रखी गई, तभी शेख अब्दुल्ला ने क्लियर कर दिया था कि इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, पर ये कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती है। सो इट डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कैस्ट और क्रीड और लोकेलिटी, बट स्टिल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उसका नाम रहा। और फिर जवाहरलाल नेहरू से उनकी फ्रेंडशिप हुई, और दोनों सोशलिस्ट मिजाज के लोग थे। फिर जाके जो है नेहरू के कहने पे इसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस किया गया। अब हम आते हैं 47 पे। तो 47 में ये सिनेरियो बनता है कि कश्मीर वो अराउंड 75% मुस्लिम था, एंड द रेस्ट 25% वहां पे हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट थे। हिंदूज और सिख वो लोकेटेड थे प्राइमरीली जम्मू में, और बुद्धिस्ट वो लोकेटेड थे प्राइमरीली इन द लद्दाख रीजन। तो ये इसका डेमोग्राफिक जो है बैलेंस ऐसे बनता है कि कश्मीर वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, जम्मू वो हिंदू डोमिनेटेड था, और लद्दाख वो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड था। सो रूलर वहां के थे उस टाइम हरी सिंह डोगरा। तो उनकी ये सोच थी कि ही डिडंट ट्रस्ट जिन्ना एंड मुस्लिम लीग सो मच। तो उनकी ये सोच थी कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखा जाए। पाकिस्तान इसको एक्चुअली डिनाई करता है, बट अगस्त 1947 में ही पाकिस्तान ने प्लानिंग कर ली थी कि हम कश्मीर में ट्राइबल इन्वेजन करवाएंगे थ्रू पश्तून ट्राइब्समैन, और उसमें पाकिस्तानी आर्मी के भी रहेंगे सोल्जर्स, ऑफ कोर्स नॉट इन यूनिफॉर्म। तो वो भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और ये कर्नल अकबर खान की जो है कमांड में इस ऑपरेशन को प्लान किया गया। और उनकी प्लानिंग ये थी कि अक्टूबर में हम ट्राइबल इन्वेजन करेंगे। और अगर आप चेन ऑफ इवेंट्स को देखें, एग्जैक्टली अक्टूबर के उसी टाइम में ट्राइबल इन्वेजन हुआ, जो टाइम पहले से इन लोगों ने तय किया था। सो ये इस थ्योरी को जो है बल देता है कि पहले से ही पाकिस्तान की प्लानिंग थी। पाकिस्तान ने हमेशा डिनाई किया है ऑपरेशन गुलमर्ग को, बट अगर हम देखें तो जो शुरू से जैसी प्लानिंग थी एग्जैक्टली पाकिस्तान ने वैसा ही किया। तो पाकिस्तान का प्लान था कि हम ट्राइबल इन्वेजन करा के जम्मू कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे। जी अच्छा ऋषि, ये भी कहा जाता है कि एक इंडियन मेजर कलकट, मेरे ख्याल में नाम था उनका, बन्नू ब्रिगेड में थे वो उस वक्त, और उनके जी हाथ वो लेटर लग गया जिसमें इस ऑपरेशन की कुछ डिटेल्स दी गई थी। हैव यू हर्ड दैट स्टोरी? या जी, वो बन्नू ब्रिगेड में थे, और उनको ये पूरी जो है प्लानिंग के बारे में पता चल गया था। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 20-22 पश्तून कबीले वो इन्वेड करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को अक्टूबर में, और डेट भी जो है 20 से 22 अक्टूबर थी।
कि इतनी मतलब लाइक इतनी प्रेसिजन से उनको सब चीजें पता चल गई थी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ कि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने इन्वेड किया थ्रू ट्राइबल पश्तून ट्राइबल मैन, और जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स भी शामिल थे। जी। अच्छा, मेजर जनरल अकबर खान, जो उस वक्त तो मेजर जनरल नहीं थे, इससे जूनियर ओहदे पे थे, उन्होंने इस टॉपिक पर एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है रेडर्स इन कश्मीर। जी। और ये जो किताब है काफी बाद में लिखी गई थी, और वो भुट्टो साहब के दौर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे। और इंटरेस्टिंगली ये उस्मान जई में पैदा हुए थे। ये वही गांव है जहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान पैदा हुए थे। जी। और गफ्फार खान को आपके इल्म में है 1987 में इंडिया की तरफ से भारत रत्न दिया गया था, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मैं ये भी बताता चलूं कि मेजर जनरल अकबर खान जो थे वो 1951 की जो मशहूर रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस है उसमें भी इन्वॉल्व थे, और उसमें इनको 12 साल सजा हुई थी। मशहूर शायर फैज अहमद फैज को भी सजा हुई थी और वो 4 साल थी, लेकिन इन दोनों को जो है 1955 में रिहा कर दिया गया था। आपने ये किताब देखी होगी, उसमें उन्होंने एक इंकशाफ ये किया है कि जब ट्राइबल्स बारामूला पहुंचे और 3 दिन उन्होंने वहां लूटमार की, तो 14,000 की आबादी वाला शहर में सिर्फ 3,000 लोग सरवाइव कर सके थे। सो दैट इज अ शॉकिंग रेवलेशन। जी। जी, बारामूला में मैसेकर किया नॉन मुस्लिम्स का, और पुंछ में मैसेकर किया, मीरपुर में मैसेकर किया, राजौरी में मैसेकर किया। तो ये लोगों ने जो है पूरे जम्मू और कश्मीर में लूटमार की, रेप की, लूटिंग की। तो ये लोग इसमें जो है शामिल रहे, और लाइक एक तरह से जेनोसाइड वहां पर नॉन मुस्लिम्स का हुआ। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पीओके में हिंदू और लाइक सिख पॉपुलेशन आज के टाइम में 0 है। देयर आर नो हिंदूज एंड सिख्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जबकि एक टाइम 90 अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस वहां पर हिंदू और सिखों की आबादी करीब 14-15% थी, और आज वहां पर 0.001% भी नहीं है नॉन मुस्लिम्स। ऐसा ही हाल गिलगित बाल्टिस्तान का है, वहां पर एक भी नॉन मुस्लिम नहीं है। तो इन लोगों ने ऐसी लूट मार की वहां पे कि कोई भी वहां पर नॉन मुस्लिम नहीं बचा। जी। और ये जो रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस था, इसमें कुछ लेफ्ट लीनिंग ऑफिसर्स भी थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्यादातर वो नेशनलिस्टिक फीलिंग थी कि जी। लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने जो है बुजदिली का मुजाहरा किया है, उनको सीज फायर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और एक किताब लिखी गई है पाकिस्तान की सियासी तारीख, जिसके कई वॉल्यूम हैं। तो उसके 3rd वॉल्यूम में जाहिद चौधरी ने यह लिखा है कि पंजाब में लियाकत अली खान की बुजदिलाना यानी कावर्डली कश्मीर पॉलिसी के खिलाफ सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है। ये उन्होंने लिखा है उस वक्त के हालात के मुताबिक। आप क्या कहेंगे कि लियाकत अली खान का फॉल्ट था ये, उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया? क्या पाकिस्तान अगर सीज फायर एक्सेप्ट ना करता तो क्या होता? देखिए, पाकिस्तान का शुरू से ही फॉल्ट था कि पाकिस्तान ने सोचा कि वो ट्राइबल इन्वेजन करके कश्मीर को, पूरे जम्मू और कश्मीर को कैप्चर कर लेगा। यही पाकिस्तान का फॉल्ट था। और लाइक अगर हम इस जंग को देखें तो इंडिया एमर्ज्ड विक्टोरियस हैंड्स डाउन, कि इंडिया के पास जो है, जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो इंडिया के पास पूरी कश्मीर वैली थी, पूरा जो है लाइक जम्मू डिस्ट्रिक्ट था इंडिया के पास, उधमपुर का इलाका था, अच्छा खासा लाइक कह सकते हैं आप 2/3 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि और जो मेन जम्मू और कश्मीर है, मेन शहर है, वो इंडिया के पास थे, इंक्लूडिंग द होल ऑफ कश्मीर वैली। जो इलाका इंडिया के पास नहीं आया वो सिर्फ था गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका और जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें मुजफ्फराबाद और लाइक पुंछ, ये इलाके शामिल हैं। अगर आप देखें कि लाइक इंडिया ने पूरा जो है लाइक कारगिल उसके कंट्रोल में रहा, कश्मीर वैली, बारामूला से ट्राइबल जो और पाकिस्तानी सोल्जर्स को भगाया, और लाइक आधा पुंछ कैप्चर, आधा पुंछ अपने कंट्रोल में रखा इंडिया ने, राजौरी को जो है वापिस अपने कंट्रोल में लिया, कारगिल को कंट्रोल में लिया, स्कार्दू तक जो है, मतलब स्कार्दू इंडिया नहीं कैप्चर कर पाया, नहीं मेंटेन अपने पास रख पाया, क्योंकि जो है उतने सप्लाईज इंडिया के पास नहीं थी, बिकॉज उसी टाइम मुल्क आजाद हुआ था और उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी और काफी वो हार्श टेरेन था।
तो जवाहरलाल नेहरू ने लाइक अराउंड अक्टूबर 1948 को जो है लियाकत अली खान को ऑफर किया था लंदन में कि हम अब सीज फायर हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि अब लाइक वॉर वो एक स्टेलमेट में जा चुका है, तो न अब हम कोई टेरिटरी ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, और आपका तो सवाल ही नहीं उठता कि आप कोई भी टेरिटरी अब इंडिया से ले पाए, तो जो है हम हमें सीज फायर कर लेना चाहिए। बट लियाकत अली खान ने बात नहीं मानी। बट बहरहाल 2 महीने बाद वो सीज फायर डिक्लेयर हुआ ही, और एलओसी जो उस टाइम थी आज भी वही ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आए होंगे इधर उधर, बट एलओसी वही है जो कि 1948 में सीज फायर के दौरान थी। जी। अच्छा ऋषि, आप ये क्या कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद जो है वो जम्मू का हिस्सा था? वाज इट नॉट पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर? नो, कश्मीर वैली का हिस्सा नहीं था वो जम्मू का हिस्सा था। इसीलिए इवन आप डेमोग्राफिक्स भी देखें तो जिसको पाकिस्तान आज की डेट में आजाद कश्मीर कहा जाता है या पीओके कहा जाता है, वहां पर कश्मीरी स्पीकिंग पीपल दे आर हार्डली 5% या उससे भी कम है। तो दैट इज एक्चुअली पहाड़ी एंड पोथवारी स्पीकिंग एरियाज। डोगरी डोगरी तो नहीं बोली जाती है, मेनली पहाड़ी लैंग्वेजेस तो वो वहां पर बोली जाती है। कश्मीरी नहीं बोली जाती है वहां पे, कश्मीरी सिर्फ कश्मीर वैली में ही बोली जाती है, और कुछ एक जो है विलेजेस है नीलम डिस्ट्रिक्ट में, आज जो जिसे नीलम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं पीओके में, कश्मीरी वहीं पर बोली जाती है। तो वो पूरी कश्मीर वैली जो है वो इंडिया के कंट्रोल में ही है आज। जी। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखें ये ट्राइबल इन्वेजन को इंडियंस कहते हैं कि वो नाकाम हो गया, लेकिन उसने देखे इतना इलाका तो आजाद करवा लिया जो आज एजेके का हिस्सा है। और मेजर ब्राउन की स्टोरी भी तो है ना एक, कि उनका क्या रोल था गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करवाने में? जी देखिए, लाइक जहां तक ये बात कहते हैं पाकिस्तानी कि लाइक ट्राइबल इन्वेडर्स ने टेरिटरी जो है मतलब जंग जीती, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर को कैप्चर करना, आपका ऑब्जेक्टिव था कश्मीर वैली को कैप्चर करना, जो कि आपके पास नहीं आया। आपके पास जम्मू का सिर्फ एक छोटा सा इलाका और एक जो है गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, जो कि लाइक बहुत ही हार्श उसका टेरेन है, बहुत ही कम वहां की पॉपुलेशन है, वो आपके कंट्रोल में रहा। जब सारे मेजर टाउन, जितने भी मेजर टाउन है, मुजफ्फराबाद के अलावा अगर आप कह सकते हैं कि आप जंग में हार गए, आप कारगिल हार गए, आप श्रीनगर हार गए, आप जम्मू हार गए, आप पुंछ हार गए, आप राजौरी हार गए। आपके पास जो है सिर्फ एक मुजफ्फराबाद कह सकते हैं, जो कि कुछ लाइक बड़ा, वो भी उतना बड़ा टाउन नहीं है कंपेयर टू जम्मू एंड और श्रीनगर, बट फिर भी अगर कुछ जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो वो मुजफ्फराबाद का ही जो है इलाका है। तो अगर देखा जाए, और इंडिया ने क्यों सीज फायर डिक्लेयर किया? इंडिया ने सीज फायर इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि उस टाइम की जो मिलिट्री लीडरशिप थी और इवन जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी इंक्लूडिंग सरदार पटेल, वो इसी पे लाइक दे ऑल वर ऑन सेम पेज, क्योंकि सबका यही मानना था कि अब जो है आगे की टेरिटरी कैप्चर करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि टेरेन वो काफी हार्श है। और 1.25 साल ये हमारी जंग चली, इंडिया को 1.25 साल लगे लाइक पुंछ को जीतने में। इंडिया को बहुत टाइम लगा, कई महीने लगे राजौरी को जो है रिकैप्चर करने में। और जो भी बहुत सारे लाइक कारगिल की जंग भी बहुत ही लाइक सेवरल मंथ्स तक चली है कारगिल की जंग, तब इंडिया कारगिल को रिकैप्चर कर पाया। तो और उसके आगे अब जाना वो काफी मुश्किल था इंडिया के लिए उस टाइम, और उसमें काफी टाइम लगता और कोई गारंटी नहीं थी कि इंडिया उस इलाके को ले पाता, तो इवन सालों जंग लड़ने के बाद भी। तो इसीलिए मिलिट्री लीडरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप उन दोनों ने ही डिसाइड किया कि अब जितनी टेरिटरी हमारे पास है हम उतनी रखेंगे और पाकिस्तान को हम सीज फायर ऑफर करेंगे। तो अक्टूबर में पाकिस्तान को सीज फायर ऑफर किया गया फर्स्ट टाइम, जिसको लियाकत अली खान ने रिजेक्ट किया, बट 2 महीने बाद वही सीज फायर फिर डिक्लेयर हुआ, और जो एलओसी उस टाइम थी आज भी लगभग वही है। अच्छा ऋषि, पाकिस्तान में जो जनरल इंप्रेशन है, हर जगह आपको ये कहते हुए लोग सुनाई देंगे कि कश्मीर का इशू जो है ना, ये अंग्रेजों ने डिलिबरेटली घड़ा, इसको क्रिएट किया ताकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस ना हो सके। ये उनकी साजिश थी, और उन्होंने ही पठानकोट जो है वो इंडिया को दिया, उसकी वजह से इंडिया को कश्मीर का रास्ता मिला। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इन आर्ग्यूमेंट्स को?
देखिए, इस पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। पठानकोट का जो इलाका है, इंडिया को जब वो दिया गया उस टाइम तक कश्मीर इशू दूर दूर तक कहीं भी इक्वेशन में नहीं था। ये बात तो जुलाई 47 में ही फाइनलाइज हो चुकी थी। तो तब जब सिरिल रैडक्लिफ ने डिसाइड किया, तो उस टाइम तक तो कश्मीर इशू दूर दूर तक कहीं इसका मतलब अंदेशा नहीं था कि, और कोई सोच भी नहीं रहा था एक्चुअली कश्मीर के बारे में। कश्मीर प्रायोरिटी में था ही नहीं इंडियन लीडर्स के और पाकिस्तानी लीडर्स के। उस टाइम पंजाब और बंगाल दे वर पैरामाउंट, तो वो उनके दिमाग में थे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपनी टेरिटरी रखें। इंडियन लीडरशिप वो चाहती थी कि हम कम से कम पंजाब और बंगाल खोएं, जबकि पाकिस्तानी लीडरशिप वो ये चाहती थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा पंजाब और बंगाल मिले। सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेजर जनरल अकबर खान ने अपनी किताब रेडर्स इन कश्मीर में ये कहा है कि माउंटबेटन ने जुलाई में कश्मीर का विजिट किया था और महाराजा से कहा था कि अगर कश्मीर पाकिस्तान से एक्सेशन कर लेता है तो इंडिया को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये उन्होंने भी माना है। लेकिन आजकल बहुत सारे पाकिस्तानी ये तासुर देते हैं कि ये कोई ग्रैंड कंस्पिरेसी थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसमें माउंटबेटन भी शामिल था, जिसमें और भी लोग शामिल थे, तो पाकिस्तान को कश्मीर से डिप्राइव करने की गोया एक साजिश थी। हालांकि ये जो है रेडर्स इन कश्मीर में अकबर खान ने ये एक्सेप्ट किया है। जी, आप जैसे कि पहले हमने बात की कि माउंटबेटन थे, उन्होंने तो कहा ही, एक्चुअली सजेस्ट किया कश्मीर में जाके कि जो है कश्मीर के रूलर्स को कि आपको पाकिस्तान में एक्सीड करना चाहिए। तो अगर ये ब्रिटिशर्स की चाल होती कि कश्मीर पाकिस्तान को ना मिले, तो इस टाइप का सजेशन क्यों देते जो है लॉर्ड माउंटबेटन। और मैं आपका ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहूंगा मेजर विलियम ब्राउन के बारे में। तो मेजर विलियम ब्राउन, इन्होंने जो है बहुत बड़ा रोल किया, प्ले किया कि और इन्हीं की वजह से आप कह सकते हैं गिलगित बाल्टिस्तान आज पाकिस्तान का पार्ट है। क्योंकि इन्होंने अक्टूबर 1947 में जब जम्मू कश्मीर ने सीड किया इंडिया को, तो मेजर विलियम ब्राउन इनकी लीडरशिप में एक्चुअली वहां पर इन्होंने जो है गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट बनाया। और इन्होंने लोगों को उकसाया वहां पर कि आप रेबेल करें महाराजा के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पर इंडियन आर्मी तो उस टाइम पहुंची नहीं थी। तो इसीलिए आप रेबेल करें अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ महाराजा। और इन्होंने तो यहाँ तक कि कारगिल भी इनके कंट्रोल में था। तो फिर इंडियन आर्मी ने जो है वो कारगिल को कैप्चर किया, और इस कारदू में भी काफी टाइम तक जंग चली है। और इवन इन अगस्त 1948 तक वहां पर जंग चल रही थी। और उसी टाइम जो है आई थिंक इट वाज अगस्त 14 15 1948 जब वहां पर कर्नल थापा ने सरेंडर किया, और कर्नल थापा के अलावा जितने भी सोल्जर्स थे सबको कत्ल कर दिया गया। और चित्राल के रूलर थे वो भी शामिल थे इस जंग में। और उसके बाद कर्नल थापा को सिर्फ कर्नल थापा को ही बचे थे इस जंग में, और उनको इंडिया भेजा गया। कुछ टाइम के बाद ही वॉज रिलीज, और इंडिया में उन्हें महावीर चक्र अवार्ड दिया गया। तो मेजर विलियम, आज अगर कह सकते हैं कि बाल्टिस्तान ये पार्ट है पाकिस्तान का, तो ये मेजर विलियम ब्राउन की वजह से ही पाकिस्तान का पार्ट है। जी अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की आप बात कर रहे हैं ना पूरे की? जी जी जी। और मेजर विलियम ब्राउन को सितारा इम्तियाज भी दिया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पोस्टुमसली। इनकी 1984 में डेथ हुई थी, एंड ही रिमेन्ड इन पाकिस्तान टिल 1959। जी ऑलराइट। अच्छा, ये जो ऑफर आप कह रहे हैं कि माउंटबेटन ने ऑफर की कश्मीर के महाराजा को कि वो कश्मीर का एक्सेशन कर सकता है पाकिस्तान से, तो इसी तरह की एक ऑफर जो है सरदार पटेल ने भी की थी पाकिस्तान को। और जी जी जी। पाकिस्तान के तो बहुत सारे लीडर्स ने इस बारे में लिखा है। सरदार शौकत हयात ने लिखा है, इवन चौधरी मोहम्मद अली ने लिखा है जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। एजेके के पहले प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम ने लिखा है कि सरदार पटेल की तरफ से ये ऑफर आई थी कि पाकिस्तान हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करे, इंटरफेरेंस ना करे और कश्मीर ले ले। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी, सितंबर 1947 तक तो सरदार पटेल को कोई इंटरेस्ट था ही नहीं कश्मीर में, और जवाहरलाल नेहरू के अलावा किसी भी इंडियन लीडर को कश्मीर में इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि सबका ध्यान जूनागढ़ और हैदराबाद की तरफ था। तो कश्मीर वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट।
बट जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन एक्सेप्ट कर ली, तब फिर जो है सरदार पटेल को भी लगा कि उनका भी इंटरेस्ट कश्मीर में जगा, और उन्हें लगा कि अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है जूनागढ़ की एक्सेशन, तो हम जो है क्यों ना कश्मीर में इंटरेस्ट दिखाएं। तो उसी के बाद से जो है चीजें पाकिस्तान के लाइक कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पाले से बाहर जाना स्टार्ट हुई, वरना तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाता इन सितंबर, तब जो है लाइक इतना कोई नहीं अपोज करता। बट जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ की एक्सेशन एक्सेप्ट की और हैदराबाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट की, तब जो है चीजें बिगड़ना स्टार्ट हुई। जी अच्छा, जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो 1 नवंबर को 1947 को जब माउंटबेटन आए हैं लाहौर, तो उन्होंने ये ऑफर की। बाकी चीजें जब उन्होंने डिस्कस कर ली तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए सरदार पटेल की एक ऑफर लाया हूं। तो वो ऑफर यही थी कि आप हैदराबाद दक्कन में दखल अंदाजी ना करें, इंटरफेयर ना करें और कश्मीर ले लें। और इंडियन साइड पे सैफुद्दीन सोज ने, जो कश्मीरी लीडर थे, उन्होंने भी ये बात लिखी है। तो उसके बाद फिर जो है वो बात ना बनी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये बात अब बहुत सारे लोगों ने ये की है। जी, एजी नुरानी ने भी इस पर बेशुमार आर्टिकल्स लिखे हैं, और सरदार पटेल ने भी, सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस में भी पूरा ये लेटर मौजूद है जो कि माउंटबेटन ने लिखा था जवाहरलाल नेहरू को, कि मेरी मीटिंग हुई जिन्ना के साथ, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू नहीं जा पाए थे उस टाइम पाकिस्तान ड्यू टू पुअर हेल्थ। तो उन्होंने लिखा है कि पूरी मीटिंग का क्या समरी थी, और मैंने ऑफर की प्लेबेसाइट जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर में, कि इन तीनों ही स्टेट्स में हम प्लेबेसाइट करवा लेते हैं। बट जिन्ना ने रिफ्यूज कर दिया हैदराबाद में प्लेबेसाइट करवाने से, ये कहते हुए कि लाइक हैदराबाद तो आज़ाद रहना चाहता है, तो हैदराबाद को फोर्स ना किया जाए इंडिया या पाकिस्तान में एक्सीड करने के लिए। हैदराबाद को एक आज़ाद मुल्क रहना चाहिए, और कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, और जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट होना चाहिए। और जूनागढ़ के बारे में भी कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहा था एक्सेशन, बट जो नवाब थे वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं जी आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। तब फिर मैंने जाके जूनागढ़ की एक्सेशन एक्सेप्ट कर ली। तो इससे पता चलता है कि ही हैड नो प्रिंसिपल्स, और लाइक अपने मन मर्जी से मोहम्मद अली जिन्ना काम करते थे। जी अच्छा, ये जो बात है ना, एजी नूरानी ने ही एक आर्टिकल लिखा था, क्राइटेरियन एक मैगजीन है, इस्लामाबाद से पब्लिश होता है वो। एक रिटायर्ड एम्बेसडर थे, आई थिंक इफ्तिखार मुर्शद वाज हिज नेम, वो निकालते थे। अब मेरे ख्याल उनका बेटा निकालता है। उसमें उन्होंने भुट्टो साहब को भी कोट किया है, और भुट्टो साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे। 1972 की मेरे ख्याल में ये बात है, और ये फाटा के दौरे पे थे। खैबर एजेंसी में या कहीं उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा था कि एक सुनहरी मौका था हमारे पास जब हमें कश्मीर मिल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। तो भुट्टो साहब ने भी इस तरह की बात की है। बिकॉज पाकिस्तान का पूरा फोकस हैदराबाद पर था, और पाकिस्तान ये चाह रहा था कि हैदराबाद एक लाइक आज़ाद मुल्क रहे, तो वो पाकिस्तान का ही एक पपेट स्टेट रहेगा, एक सैटेलाइट स्टेट रहेगा, और वो पाकिस्तान की काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा, क्योंकि जो कि कर भी रहे थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, वो काफ़ी पैसे पाकिस्तान को पहुंचा रहे थे हर महीने। और इस पर हम, और ऋषि, ही वाज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो वो पाकिस्तान की काफी मदद कर रहे थे, और हर महीने वो जो है बेशुमार दौलत पाकिस्तान को ट्रांसफर करवा रहे थे हैदराबाद से। तो जिन्ना का यही था कि हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क रहे, तो वो एक हमारी टेरिटरी, हमारी कॉलोनी टाइप में ही रहेगा, तो हम जो है उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। तो हैदराबाद किसी भी हालत में इंडिया का पार्ट ना बन पाए, और कश्मीर तो आ ही जाएगा हमारे पास बाय मिलिट्री एक्शन। और जिन्होंने कहा भी वहाँ जो ये ट्राइबल इन्वेडर्स थे कि आप अपने अंदर मुजाहिदीन वाली जो है फीलिंग लाएं। तो इतनी कोई ये सेक्युलर स्टेटमेंट नहीं है, आप कह सकते हैं। बट डिड ही एड्रेस देम? आई डोंट थिंक सो। एड्रेस, मे बी ही रोट अ लेटर, बट ही सेड कि आप अपने अंदर मुजाहिदीन वाली फीलिंग लाएं। Are you ये sure डॉक्टर, you're not? Are you sure you're not mixing up things? ये मेरा ख्याल है किसी और ओकेजन पे कहा था उन्होंने। No, 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 I'm pretty sure because इसको डॉक्टर वेंकट धूलीपाला ने भी कोट किया है, so I'm pretty sure on this. ओके,
सरदार इब्राहिम ने, जो एजेके के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये लिखा है कि मुझे लियाकत अली खान ने एक दफा बुलाया और जिक्र किया सरदार पटेल की ऑफर का कि इस तरह से मुझे ऑफर आई है इंडिया से, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत रीजनेबल ऑफर है, आप फौरन कबूल कर लें। तो उस पर उन्होंने कहा कि गुलाम मोहम्मद नहीं मानता। गुलाम मोहम्मद वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, तो तुम जाओ और उसको कन्विंस करो, उसको कायल करो। कहता जी मैं गया उनके पास और मैंने काफी देर उनके पास लगाई और हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और वो अपनी जिद पे अड़े रहे कि नहीं, हमें ये कबूल नहीं करनी चाहिए। तो बाद में वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि हैदराबाद दक्कन से एक एडवेंचरस पायलट था सिडनी कॉटन नामी, ही वॉज प्रोबेबली एन ऑस्ट्रेलियन। तो यस वो जो है फ्लाइट्स लेके जाता था हैदराबाद दक्कन से कराची, और कराची से फिर वहां जाता था वापस हैदराबाद दक्कन। तो वहां से वो सोने की ईंटें लाता था और जी उन ईंटों में गुलाम मोहम्मद का हिस्सा होता था। जी और उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि हमने एक इतना सुनहरी मौका गंवा दिया कश्मीर के हल का, कश्मीर को हासिल करने का। जी। तो यस, बिकॉज फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ही मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तानी लीडरशिप नहीं चाहती थी कि हैदराबाद इंडिया का पार्ट बने। उनका ये था कि हम हैदराबाद से दौलत लेते रहेंगे, बट ये पूरी तरह से अनरियलिस्टिक था, क्योंकि हैदराबाद वाज 85% एक्चुअली 85% से भी ज्यादा वो हिंदू एरिया था, हिंदू प्रिंसली स्टेट था, और चारों तरफ से वो इंडिया से घिरा हुआ था। तो कोई चांस ही नहीं था कि हैदराबाद जैसी बड़ी जो है स्टेट वो इंडिपेंडेंट रहे, वो और जो कि इंडिया से के चारों तरफ से घिरी हुई थी, जिसको कहा भी गया था इट वाज राइट देयर इन द एब्डोमेन ऑफ इंडिया। तो उसको इंडिया छोड़ दे इसका कोई सवाल ही नहीं उठता था, और पाकिस्तान से 1000 किलोमीटर तक कोई बाउंड्री नहीं थी हैदराबाद की। तो इसका कोई इवन लाइक किसी भी लाइक रीजनेबल इंसान से अगर आप पूछ लें तो वो यही कहेगा कि हैदराबाद वो कभी किसी हालत में पाकिस्तान का पार्ट नहीं बन सकता था, या वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता था किसी भी हालत में। एक ही उसका जो है नेचुरल आउटकम था कि वो इंडिया का पार्ट बने, और वैसा हुआ भी। तो जिन्ना ने काफी जो है पुअर जजमेंट शो किया विथ रिगार्ड्स टू जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद। जी अच्छा, वहां पे कासिम रिजवी का भी रोल आता है हैदराबाद दक्कन में, कि वो बहुत ही फायर ब्रांड किस्म के स्पीकर थे। वो लोगों को काफी प्रोवोक करते थे, स्टाल दिलाते थे, जोश दिलाते थे कि हमने जनाब हथियार नहीं डालने, हमने लाल किले पे, दिल्ली के लाल किले पे भी हमने झंडा लहराना है। मौलाना मौदूदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कासिम रिजवी को एक खत लिखा और ये कहा कि आप कोई ऑनरेबल एग्रीमेंट इंडिया के साथ कर लीजिए, वरना ये जो सिस्टम है ना, ये एक रेत की दीवार साबित होगा, ये ढह जाएगा और गरीब आवाम पिस जाएंगे। जो रूलिंग एलीट है, जो हुक्मरान तबका है, उसको कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि कासिम रिजवी ने वो लेटर जो था ना, बड़ा गुस्से से ऐसे उसको फेंक दिया कि मौलाना मौदूदी हमें बुजदिली की तलकीन कर रहे हैं, ही इज प्रीचिंग कावर्डिस टू अस। तो ये रवैया था कासिम रिजवी साहब का। तो उस पर मौदूदी साहब ने कहा था कि हमारी कौम जो है ना, जज्बाती लीडरों को पसंद करती है, ऐसे लोगों को पसंद करती है जो जो इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनके इमोशन से खेलते हैं। जी, सरदार पटेल ने भी कासिम रिजवी को दिल्ली बुलाया था मीटिंग के लिए, और उनसे बातचीत की, उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। तो बट सरदार पटेल को ही थ्रेटन करने लगा कासिम रिजवी, और लाइक कहा कि अगर एक भी हिंदुस्तानी अफसर ने कदम रखा हैदराबाद की जमीन पे तो हम कत्लेआम कर देंगे वहां पे हिंदुओं का, और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। तो तो सरदार पटेल को लगा कि जो है इस आदमी से बात करने का कोई फायदा नहीं है, एंड ही इज कम्प्लीटली इनसेन। तो सरदार पटेल ने वो कन्वर्सेशन जल्दी ही खत्म कर दिया और बोला कि इनको अब हैदराबाद वापस भेजवा दिया जाए, और अब हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा बिकॉज ये लोग मानने वाले हैं नहीं। और उसके बाद फिर लाइक जो निजाम ऑफ हैदराबाद थे, उन्होंने एक्चुअली कासिम रिजवी को ब्लेम किया कि इन मैं तो इंडिया में एक्सीड करना चाहता था, बट इन फैनेटिक लोगों की वजह से ये लोगों ने मुझे हॉस्टेज बना दिया था कि मैं कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था। तो इन लोगों की वजह से मैं इंडिया में एक्सीड नहीं कर पाया, वरना मैं पहले इंडिया में एक्सीड कर लेता। जी। और निजाम ऑफ हैदराबाद को फिर बाद में मेरे ख्याल में को अच्छा ओहदा दिया गया था, गवर्नर बना दिया गया था, जी क्या राज था? प्रमुख, जी राज प्रमुख गवर्नर। यस। हाँ। और फिर जो है ये पकड़े गए थे
जब ये रेजिस्टेंस मूवमेंट खत्म हुई तो फिर कासिम रिजवी को ये कहा गया था कि आप फौरन पाकिस्तान चले जाएं। फिर वो पाकिस्तान आ गए थे और यहीं पे उनकी डेथ हुई। जी जी जी, एंड ही डाइड ऑलमोस्ट पेनीलेस इन पाकिस्तान। तो लाइक आप सो यस, सो ही वाज अ वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स और लाइक काफी ट्रबल ही क्रिएटेड इन हैदराबाद। कासिम रिजवी की डेथ जो है 1970 में हुई, जी 15th of January 1970। जी जी, जेल से रिहा होने के बाद जो है लाइक अल्टीमेटम दिया गया था कासिम रिजवी को कि आप इंडिया छोड़ दें, and he immediately left India within a few hours and he settled in Pakistan. ऋषि, एनी कंक्लूडिंग थॉट्स? हाँ यस, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 47-48 की जंग इंडिया ने जीत ली थी हैंड्स डाउन। इंडिया के पास पूरी कश्मीर वैली है, इंडिया के पास जम्मू का मेन रीजन है, इंडिया के पास लद्दाख का मेन रीजन है, जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं वो सिटीज हैं वो इंडिया के पास है, श्रीनगर इंडिया के पास है, जम्मू इंडिया के पास है, कारगिल इंडिया के पास है। हाँ, इस कारदू इंडिया नहीं कैप्चर कर पाया हार्श टेरेन की वजह से, और जो कुछ जम्मू का छोटा सा इलाका है वो इंडिया नहीं कैप्चर कर पाया। अदरवाइज इंडिया इमर्ज विक्टोरियस और इंडिया ने अपनी शर्तों पे सीज फायर डिक्लेयर किया। इंडिया ने राजौरी को कैप्चर किया, इंडिया ने पुंछ को कैप्चर किया जो कि पाकिस्तान के हाथ चला गया था एक टाइम। इंडिया ने जो है लाइक कारगिल को कैप्चर किया। इंडिया ने बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट टाउन्स को, बारामूला तक आ गए थे ट्राइब्समैन, तो बारामूला से उनको खदेड़ के भगाया। तो आप देख सकते हैं कि लाइक इंडिया इमर्ज विक्टोरियस इन दिस वॉर। और पाकिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव था कि हम पूरा जम्मू और कश्मीर उसको कैप्चर कर लेंगे, तो इट फेल्ड। तो और लाइक इवन इन टर्म्स ऑफ कैजुअलिटीज, पाकिस्तान इंडिया की अराउंड 1100 कैजुअलिटीज हुई थी न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग, और पाकिस्तान की 6000 से ज्यादा। तो पाकिस्तान को ज्यादा फौजी जो है लूज करने पड़े, ज्यादा लोग लूज करने पड़े, और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफिल नहीं हुए। तो आप कह सकते हैं कि 47-48 की जंग इंडिया ने जीती थी। जी थैंक यू ऋषि, आई थिंक वी कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। और अगर कोई दोस्त अपोजिंग व्यू देना चाहें, दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच।